गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज 20 824 NK है, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो कुछ बच्चे वाला वीडियो सेट 1 भी देखे होंगे। तो यदि जो बच्चे चैनल पे आज नए हैं वो लोग क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप। ठीक, अब देखो हम लोग ध्यान से करेंगे। यदि आप लोगों को कोई भी काम हो तो आप वो सब काम पूरा करके इस बात पढ़ने बैठे, ठीक है। क्योंकि पढ़ते समय ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि अभी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक, सिर्फ आप लोग पढ़ाई को देखो, क्योंकि 1 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब कर ले जाओगे और अच्छा सा नंबर आएगा आप सबका। तो चलो ठीक है, हम लोग खड़े हैं। तो जैसा कि कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का बना होता है, तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से कैसा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं एक अवतल लेंस से। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा देखो, दूरदृष्टि दोष के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक, क्योंकि आप लोग के दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसकी दूरदृष्टि मतलब दोष खत्म करने के लिए उत्तल दर्पण की, मतलब उत्तल लेंस की। और उत्तल लेंस क्या होता है, आपका अभिसारी लेंस होता है। अर्थात ये क्या है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा था। क्या किया, उत्तल लेंस लगा के उसको क्या कर दे, हम लोग आगे कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, रेटिना से पीछे बनते हैं। फिर कह रहा है कि चार तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। मतलब कह रहा है कि दो चार पदार्थ हैं जिनका लंबाई और व्यास क्या है, समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो भैया ये तो सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको अब सॉल्व मेरे बाबू। तो देखो कह रहा है कि मान लेते हैं कोई दो प्रतिरोध है, क्योंकि कह रहा है ना बाबू मेरे कि इसमें दो चालक तार जिनके पदार्थ की मात्रा समान है तो उनका प्रतिरोध भी समान होगा। मान लेते हैं क्या है, दोनों प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध R है, पहले तार के लिए प्रतिरोध कितना होगा, पहले तार का प्रतिरोध R है, पहले तार का प्रतिरोध R है तथा दूसरे तार का भी प्रतिरोध कितना होगा, R ही होगा, क्योंकि सब कुछ बराबर है। तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, आपका R ही होगा। तो देखो हमें टिक बाबू, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, बहुत ज़्यादा हम लोग सोचने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो ये है। अब बाबू मेरे, जब इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। ठीक, जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं R डैश इक्वल टू क्या होगा, R प्लस R हो जाएगा, क्योंकि मुझे टिक लगाना है। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग हीट मतलब H1 की वैल्यू निकालेंगे तो H1 की वैल्यू होता है V स्क्वायर अपान R डैश। तो ये हो जाएगा H1 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान 2R, क्योंकि R डैश की वैल्यू कितना है, 2R हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, जब इसी को समांतर क्रम में जोड़ते तो हम लिख देते हैं 1 अपान R डबल डैश। तो 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाता है R और ऊपर R प्लस R, तो हो जाता है क्या, सॉरी 1 + 1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2/R हो जाएगा। तो ये हो गया। हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना, तो यहाँ से H2 निकाल लेते तो V स्क्वायर अपान
आर होता है ना नीचे, तो आर डबल डैश हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर अपान हो जाएगा 2/r। तो अनुपात ज्ञात करते हैं, तो अनुपात ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि H1 अपान H2 बराबर हो जाता है, तो ये दिया है वी स्क्वायर अपान 2r, बटे में क्या दिया है 2/, ये भी वी स्क्वायर अपान दिया है कितना 2/, आधा है। ठीक, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा H1 अनुपात H2 बराबर, ऊपर 1 बचा, 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो आपका जो आंसर सही होगा मेरे बाबू, वो आंसर सही होगा 1/4 होगा। आप लोग इस तरीके से लगा लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे देखो क्या कह रहा है कि बिजली के बल्ब का तंग बना होता है, किसका बना होता है मेरे बाबू, टंगस्टन का बना होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो फिलामेंट जो जलता है ना बल्ब में, 108 लोग देखते होंगे, तो उसमें फिलामेंट एक लगा होता है, वो किसका बना होता है, टंग का बना होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जान गए कि किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब देखो हम लोग दूसरे का देखते हैं। अब दूसरे का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए के अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताएं कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब देखो इस प्रकार से दिया गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब देखो आपका आपतन कोड ये वाला होगा, क्योंकि लंब और किसके अपवर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पूरा होता है, तो ये 45 मतलब ये क्या है आपका आर है, और ये आई क्या होगा, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। और देखो यहाँ पे क्या 30 अंश है, ये 45 अंश है, ये क्या अविलंब से दूर अर्थात इधर विरल माध्यम है। तो यहाँ से आपको ये चल गया मेरे बाबू कि माध्यम ए आपका सघन है, ठीक है। इसलिए हमें माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना, मतलब ए एन बी ज्ञात करना है। ये होता है साइन आई अपान साइन आर होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश अपान साइन 45 डिग्री। तो देखो क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 45 की वैल्यू इतना होता है, और ये हो जाएगा 1/2 गुणे √2/1। तो इसे आप हल करोगे तो हो जाएगा √2, और देखो 2 को आप क्या लिख सकते हो √2 गुणे √2, तो ये कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1/√2। मतलब आपको मिल जाएगा कि अगर आप देखो ए एन बी इक्वल टू मिल जाएगा 1/√2। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। हम लोग देख लेते हैं सवाल। देखो क्या कह रहा है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ये दोनों वैसे कट चुका है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। तो बाबू यहाँ पे दिया है आपको कि दूरबिंदु क्या है, सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वी प्रतिबिंब जो बन रहा है 80 सेंटीमीटर, तो -80 लेंस हो, वहाँ पे हमेशा क्या होती है, जैसे उत्तल लेंस ऐसे ही बनता है आपका, तो हमेशा चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ ये बाहर ही रहता है, इसलिए क्या होता है वी निगेटिव होता है। और यू इक्वल टू क्या है नाइट दिया है। ओके, हम लोग एफ निकाल लेते हैं। तो लेंस के सूत्र से, किसके लेंस के सूत्र से
देखो लेंस के सूत्र से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f, तो 1/f हो गया, ये हो जाएगा माइनस 1/80 और ये माइनस 1/, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/इनफाइनाइट, खत्म हो गया ये। तो हो जाएगा कितना, f इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा। अब देखो f माइनस आ गया 80, हमें बताना है, क्षमता बतानी है। तो ये, लेकिन ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया था। ठीक, हमें लेंस की क्षमता बतानी है। तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, वो भी मीटर में f। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/80। ठीक, माइनस में है। अब देखो इसको मीटर में बदलोगे तो बटे 100, और ये ऊपर हो जाता है, क्योंकि कभी भी अगर मान लेते 1/20 है, अगर इसमें 100 का भाग देते तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो उसी हाल है। तो ये हो गया, ऊपर आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 हो गया। ये P इक्वल टू हो गया -5/4। अगर आप इसको हल करते हो तो हो जाएगा -1 पॉइंट, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 1 - 1.25 डायोप्टर क्या हो गया, इसकी क्षमता हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, नंबर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लेते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखो इधर है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे बाबू मेरे क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्या होते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तन होता है, उसके कारण से क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि क्यों तारों का प्रकाश, क्योंकि तारों का यहाँ पे की भी रहेगा, क्योंकि तारों का प्रकाश वायुमंडल में पहुँचने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुँचने तक, मतलब वायुमंडल में जब पहुँचता है और वहाँ से पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुँचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो मेरा वायुमंडल है, यहाँ बहुत सारे मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मतलब बहुत सारे मंडल हैं। तो वहाँ से क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होती हैं, अपवर्तित होती रहती हैं। उसी अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो अगर यह परिभाषा जो आपके सामने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, लंबाई ज्ञात कीजिए। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे कि मुझे बार बार आपको क्वेश्चन ना दिखाना पड़े। ओके, तो हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, यू वी एफ क्या होते हैं, सभी निगेटिव होते हैं। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अर्थात यहाँ से आपको एफ दिया है, तो यह क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, -15 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की लंबाई यू दिया है, -30 सेंटीमीटर दूरी पर, और हम वस्तु की लंबाई दिया है, तो वस्तु की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। वस्तु की लंबाई h मान लेते हैं, जो कि दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग सबसे पहले v निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, v। तो आप लोग क्या, दर्पण के सूत्र से, कौन सा सूत्र लगेगा, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र से सबको पता भी होगा मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, माइनस तो होता नहीं है, प्लस 1/u होता है। तो देखो यहाँ से अगर आप वैल्यू रख, तो 1/-15 और प्लस 1 इक्वल टू रहेगा कि 1/v, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/30, क्योंकि ये माइनस के साथ है और ये तो प्लस है, तो माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करें, 30 को एक साइड कर लेंगे, तो 1/v वहीं पे है, और
-15 और ये +1/30 हो जाएगा क्योंकि ये इधर आया है। ओके, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/v = 15 और 30, एलसीएम 30, 15 दूना 30 तो ये -2 और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे आ जाएगा। तो v = आपका हो जाएगा -2 में से 1 गए 1 या 1/v एक बार लिख लो, और तो ये हो जाएगा -1/30 आपका हो जाएगा। ओके, अब देखो ऊपर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा v = आपका -30 सेंटीमीटर। अब देखो अगर v 30 सेंटीमीटर भी माइनस में आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब है, कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये क्या आ गया? निगेटिव आ गया। ठीक, अब देखो हमने क्या माना था? h2 माना था वस्तु की लंबाई को, तो माना प्रतिबिंब की लंबाई आपकी क्या है? माना प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग h' मान लेते हैं। तो ये होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, तो ये होता है क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, तो h'/h = होता है v/u माइनस v/ क्या होता है? u होता है। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं, तो h' हो गया, h की वैल्यू 2 है, -v अर्थात ये हो गया -30 और बटे -30 दोनों है, कैंसिल 1 आ गया, तो h'/2 = -1, तो h' = -2। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा हो -2। अब -2 यहाँ से आपको ये दिखा रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। और किसके साइज? वस्तु के साइज का। वस्तु भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या है? उल्टा बन रहा है। ठीक, तो पता चल गया ना कि जो वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है, और ये भी 2 वो भी 2 वस्तु के बराबर बन रहा है, और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो ये भी आपका हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन के और। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि आपका वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्णाक्रम में विभिन्न वर्णों को प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ से आपका है, आप बेहतर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ दिख रहा है। कह रहा है कि यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारें, तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, ये मान लेते कागज का था, एक यहाँ पे छिद्र था, यहाँ से हमने क्या किया? प्रकाश की किरण को डाला और यहाँ से क्या हो गए? वो अपवर्तित हो गए ना, होके निकल गए। अब यहाँ पे देखो 7 रंगों में विभाजित होके आपके सामने सभी रंग है, क्रम से हैं। फिर कहता है कि जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, तो यह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंग में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश के समूह को वर्णाक्रम भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये रहा आपका। ठीक है, तो आप लोग समझदार हो, लिख सकते हो तो लिख लेना इसको। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने आपको दिखाया भी क्वेश्चन। कह रहा था कि 100 वाट 220 वोल्ट। तो मान लेते हैं कि माना 100 वाट अर्थात P1 मान लेते हैं। P1 कितना दिया है? 60 वाट दिया है। क्या दिया? 60 वाट। और V1 दिया है आपको 220 वोल्ट दिया है। तथा कह रहा था कि 100 वाट और 220 वोल्ट के 2 विद्युत बल्ब। P2 जो दिया है आपको वो दिया है कि 200 वाट। कितना? 100 वाट। और V2 दिया है आपको 220 वोल्ट दिया है। ओके, तो ये सब दिया गया है। तो कह रहा है कि 2 विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले P1 V1 है, तो यहाँ से हम लोग R1 निकाल लेते हैं। R1 निकाल लेते हैं, तो R1 = क्या होता है? ये होता है कि V², फार्मूला तो होता है V² / P होता है।
ठीक है, तो हमने V1 है और ये P1 है, तो ये हो जाएगा कि 220 का स्क्वायर बटे P1 कितना है 60 है। ओके, तो अगर इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 220 का स्क्वायर होता है 484 डबल जीरो इक्वल टू 60। ठीक, इतना हो गया, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं R2 का क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपान P2, तो ये हो जाएगा आपका 220 का स्क्वायर बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, कितना होगा 484 डबल जीरो बटे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इतना, ये सब किस में आ रहा है, ओम में आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 484 ओम मिल जाएगा। ठीक, चूंकि ये दिए गए हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में दिए गए हैं तो मान लेते हैं जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल तुल्य प्रतिरोध सॉरी गलत हो गया था, प्रतिरोध R है, तो R हो जाएगा इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा 484 डबल जीरो बट्टे 60 और प्लस में 484। ओके, तो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू मेरे, तो क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा ओके, देखते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 484, 40 हो गया, प्लस इसे यहाँ पे देखो 6 चौक के 24, 6 8 48 2 50 और 6 चौक के 24 5 29 और पूरे के बट्टे हो जाएगा आपका 6। जोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है, जोड़ने पे आपका हो जाएगा 4 4 जोड़ोगे 4, फिर 0 4 4 हो गया और 9 8 17 के 7 हो गया और 4 2 6 7, मतलब 7744 बटे 6। अगर आप इसको काटते हो तो देखो क्या मिलेगा, 6 कम 6 1 17 6 दूनी 12 5 17 54 6 9 54, अब तो 4 बचा नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे लगभग 1290 मिल जाएगा। ओके, 1290 के बाद दशमलव में भी आएगा, छोड़ दो, लगभग 1290, ये लगभग में आपका आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना I, तो धारा I क्या होता है, धारा I इक्वल टू होता है, क्या होता है, ठीक, तो ये क्या होता है V अपान R होता है। V की वैल्यू पता है कि 220 है, R की वैल्यू पता है कितना 1290 है। और आप इसको हल करते हो, 0 0 कैंसिल हो गया, अगर इसको भी काटते हो तो आ जाता है 0.1705 लगभग में। ओके, ये आपका हो जाएगा एम्पियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। हम लोग चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे। देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप देखो कह रहा था कि चालक का वह गुणधर्म जिसके कारण वह उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। यह चालक तार की लंबाई और उसमें बहने वाली धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छा, बहुत ही आसान ये आंसर है, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था। आप देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का, तो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। बाबू मेरे देखो 3/2 7 नंबर का है, तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा बड़ा पड़ेगा बट आसान है। चलो देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। कह रहा है कि किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख, परिवर्ती का मतलब चाहे चुंबक में क्या हो, लगातार उसके क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो उससे क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह प्रायः माना जाता है कि फैराडे ने ही 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। फिर प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। अतः प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण लेंज के नियम से किया जाता है। ओके, तो ये भी हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। ओके, देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, आपके सामने चित्र है, देख लेते हैं। तो ये देखो आपके सामने है, पूछ रहा था कि ए और सी के बीच तुल्य, देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ से ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो बी और सी के बीच पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि बी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 1/r डैश मान लेते हैं, प्रतिरोध r डैश है। ठीक, तो 1/r डैश इक्वल टू क्या, क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो 1/r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, इसको r3 मान लेते हैं, इसको r4, इसको r5, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो मेरे बाबू ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। हल करते हैं तो क्या निष्कर्ष, 6 एलसीएम, 2 तिहाई 6 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 4 1 5/6 आ गया। ओके, ओम आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/r डैश की। तो अगर हम लोग बात करें, ये तो 1/r डैश की वैल्यू आ गई, तो r डैश कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा ओम। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध माना, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तब R इक्वल हो जाएगा R4 प्लस R5 और प्लस R डैश हो गया। तो देखो यहाँ से सबको जोड़ लेते हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस 6/5, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 प्लस 6/5, तो 5 25 और 25 6 31/5 हो जाएगा। काटेंगे तो हो जाएगा 5 6 30 दशमलव, ठीक, 1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको काटते हैं, सॉरी मेरे बाबू थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई यहाँ पे, हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस 3.5 दिया है, ये 3.5 सवाल में दिया है। ठीक है, तो 3.5 और प्लस ये हो जाएगा 6/5। हल कर लेते हैं, तो ये 3 2 5.5 है, 3 2 5 5.5 प्लस, अगर 5/6 को हम लोग हल कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, और नहीं हल करते तो 6/5, तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 25 2 27 और 1 अंक बाद दशमलव। ओके, ठीक, ये आपका हो जाएगा कितना, 27.5, 5 25 की 5 5 25 2 27.5 और प्लस 6 और बटे कितना 5 हो जाएगा। आगे तो 27 6 होता है 33 और 33.5/5 भाग देते हो तो 5 6 30, ठीक है, दशमलव लगाओगे 5 आ जाएगा।
5 36 3 बचा, तो हो जाएगा कितना 5 36। ठीक, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 36 3 5 7 35, तो 6.7 ओम। ठीक है, आंसर में 6.3, लेकिन 6.3 नहीं आएगा, आपका 6.7 ओम आएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये भी आपका खत्म हुआ। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का।